हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बच्चे हम लोगों ने सैंपल पेपर स्टार्ट किया था जिसमें 22 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं ये नया आगे क्वेश्चन। चलो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बहुत सारी बातों का, तो इसीलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। डाउट्स आपके होंगे तो वो आप बताइएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया, उसमें आप देखना पार्ट्स हैं ब्रेन के, बहुत शॉर्ट में फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको सारे पार्ट समझा दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है नेम द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के बच्चे तीन पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? एक है सेरिबेलम, ठीक है, एक है पॉन्स और एक है मेड्यूला। ये तीन पार्ट्स हैं। सेरिबेलम क्या होता है? जो हमारा बैलेंस और पोस्चर कंट्रोल करता है। पॉन्स रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। और मेड्यूला क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे स्नीजिंग, कफिंग या ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला। तो यहाँ देखो, विच पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, तो वहीं से हमें पता लग गया कि कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। तो मेड्यूला ही है जो इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे बीपी को कंट्रोल करेगा, सलाइवे का जो सिक्रीशन है उसको कंट्रोल करेगा, ये है मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है सीड कोड। देखो, जो सीड होता है ना, उसका आप चना देख सकते हो। चने को जो काबुली चने होते हैं ना, जिसको छोले भी बोलते हैं, अब तो छोले को या चने को आप भिगोगे, पानी में छोड़िए, उसको जब नेक्स्ट देखेंगे तो थोड़ा सा फूल जाएगा, उसका कवर अलग हट जाएगा। तो वही है सीड कोट, है ना। इस तरह से कुछ कोटिलिडन्स बने होते हैं। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। तो सीड कोट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। ये सीड की जो अंदर सीड है ना, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। फिर कॉटिलीडन, ये जो पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं कॉटिलीडन। इन कॉटिलीडन का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ द फूड। ये फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम होता है इनका। रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल होती है हमारी फ्यूचर रूट। और ये प्लूम्यूल क्या बनाता है? फ्यूचर शूट। रूट, ये रेडिकल्स नीचे से शुरू हो जाते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, और जो शूट होता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो जो एक कॉटिलीडन है उसमें यही चारों पार्ट, एक जो सीड है उसका बेसिकली सीड के अंदर ये चारों पार्ट होते हैं। सीड कोट होता है, कॉटिलीडन, प्लूम्यूल और रेडिकल। नेक्स्ट देखिए, राइट द मेन स्टेप टू कल्चर यीस्ट। यीस्ट को अगर लेबोरेटरी में बनाना हो तो हम क्या करेंगे? याद करिए, जो यीस्ट है ना, वो देखो क्या करता है। हमने यहाँ पर कुछ ग्राम हम शुगर ले सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। चलो, हमने शुगर लिया, ठीक है, थोड़ी सी शुगर ले लो। शुगर में आप क्या कर सकते हैं? शुगर में आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो। शुगर में जब आप वाटर के ऐड कर देंगे, और क्या करेंगे? कुछ यीस्ट डाल देंगे, है ना, एक पिंच यीस्ट हम ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। और मेन चीज क्या होती है? उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करना, जैसे कुछ टाइम तक के लिए उसको वार्म प्लेस पर रख देना। तो जब शुगर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, यीस्ट ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? हम यीस्ट को कल्चर कर पाएंगे, लेबोरेटरी में बना पाएंगे। तो ये मेन स्टेप थे। कौन कौन से स्टेप थे? कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में शुगर ऐड करनी है, शुगर के बाद उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है। इसको आप मेंशन भी कर सकते हो शुगर में कि भाई हम 10 ग्राम शुगर ले लेते हैं, 100 ग्राम का वाटर ले लेते हैं, और फिर एक पिंच ईस्ट के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, और उसको 1-2 घंटे तक के लिए गर्म एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, गर्म प्लेस पर रख देते हैं, वार्म प्लेस पर। तो हमें क्या मिल जाएगा? यीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द टू लेंसेज, वन कॉनकेव एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स, स्टेट विच वन विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये हमें पता है कि जो डाइवर्जिंग लेंस है, लेंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? हमारा कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर देखो, हमसे बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना कहा है कि भाई आप वो लेंस बनाइए जो डाइवर्जिंग लेंस है, और उसका प्रिंसिपल फोकस बताइए। तो डाइवर्जिंग लेंस हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये हमने क्या बना दिया है? हमारा कॉनकेव लेंस। ये एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस में हम क्या बनाएंगे? ये ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ पर ये फोकस है, और ये क्या है यहाँ पर? चलो, ये हमने प्रिंसिपल फोकस बना दिया है, ठीक है। ये 2F1 हो जाता है वैसे। तो ये हमसे एफ पूछा गया है, प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ से हमने बताया कि लाइट रे कैसे जाएंगे, डाइवर्जिंग आपने बताना पड़ेगा कि डाइवर्ज कैसे हो रहा है। ये डाइवर्ज कैसे होगा बेटा? जैसे यहाँ पर आप इसको डॉटेड लाइन बनाइए, एक लाइट रे आई यहाँ पर पैरेलल, क्या होगा? यहाँ से टकरा के क्या होगी? वापस चली जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी। ऐसे ही इधर आ रही है तो कैसे निकल जाएंगी? ऐसे। और हमें कैसे लगेगा ये कहाँ मिल रही है? फोकस पर मिल रही है ना। तो इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस। बस ये डायग्राम आपने बनाना था। प्रिंसिपल फोकस इन्होंने कहा, तुम यहाँ पर पॉइंट करके बता देंगे कि ये रहा हमारा प्रिंसिपल फोकस।
तो यही पूछा देखो इन्होंने कि दो लेंस है हमारे पास, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, स्टेट विच वन डाइवर्ज अ पैरेलल बीम। तो पैरेलल बीम कौन करेगा, पैरेलल जो आ रहे हैं वो कौन सा लेंस करेगा, ये करेगा हमारा कॉनकेव लेंस। ड्रॉ रे डायग्राम, ये हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ray of light after refraction from a convex lens emerge parallel। तो आपने क्या इसमें जो हिंट दी है वो हमें क्या दिया है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। आपने एक रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम में क्या बनाना है आपने कि एक लाइट रे आ रही है और रिफ्रेक्शन के बाद वो क्या हो जाए, पैरेलल। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी लाइट रे होती है जो पैरेलल हो जाती है, वो लाइट रे जो फोकस से आ रही होती है। हमने रूल्स पढ़े थे ना कि फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आती तो फोकस से चली जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती तो उसी पाथ से वापस चली जाती। ये मिरर के रूल थे। इसी तरह से हमने लेंस के भी पढ़े थे कि ऑप्टिक सेंटर से आएगी तो वहीं से चली जाएगी। बाकी रूल सेम थे कि पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से, फोकस से आएगी तो कहां से चली जाएगी, पैरेलल। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि भाई इसका एक रे डायग्राम बना दो। तो चलिए रे डायग्राम बना देते हैं। कौन सा था ये हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने, एक सेकेंड भाई, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। चलो कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कॉर्नर से थिन होते हैं, बीच में से ब्रॉड होते हैं। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। कॉन्वेक्स लेंस में इन्होंने हमसे क्या कहा कि लाइट रे हमें कैसे दिखानी है, पैरेलल कब होंगी। तो लाइट रे पैरेलल कब हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद। जब वो कैसे आ रही होंगी, वो आ रही होंगी फोकस से। तो हम फोकस से बना देते हैं। भी फोकस से एक लाइट रे आई, यहाँ आई और यहाँ पर टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। ये F1 आप मार्क कर दो, इसको आप यहाँ पर F2 मार्क कर दो। और देखो फिर क्या पूछा है, इतना तो डायग्राम ये हुआ। ठीक है, इतना डायग्राम तो ये हो गया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमने ड्रॉ कर दिया। इन दिस केस द इंसिडेंट रे बिफोर रिफ्रेक्शन फ्रॉम द लेंस पास थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, नेम द पॉइंट। अब देखो ये कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो रे आ रही थी ना रिफ्लेक्शन के पहले, कौन से पॉइंट से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा फोकस। फोकस से ही तो गई थी, फोकस से जाने के बाद ही तो वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये पॉइंट पूछ रहे थे कि कौन सा पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक केटल इस जिसका जो रेट दे रखा है 750 वाट 220 वोल्ट, कैन दिस kettle be used in a circuit which has a fuse current carrying rating 3 एम्पियर, गिव रीजन। यहाँ पर आप देखिए 750 के साथ क्या दिया है, W, और 220 V। एक बार चेक करते हैं है क्या, समझते हैं। ध्यान देना, 750 हमें दिया है W और कितना था, आई थिंक 220 V था। और एक एम्पियर भी दे रखा था फ्यूज का, फ्यूज की कुछ करंट दे रखी थी कितनी, 3A, ये दिया हुआ था। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, इज रेटेड 750 वॉट 220 वोल्ट, कैन दिस केटल बी यूज्ड इन सर्किट। तो एक ऐसा सर्किट में इस केटल को हम यूज कर सकते हैं क्या जिसका जो फ्यूज की करंट रेटिंग है वो 3 एम्पियर की है। अब हमें यही देखना है कि क्या बोला जा रहा है, कैसे इसको करेंगे सॉल्व। तो ये देखना बेटा, जिसमें W है, W इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, हमें वाट दिया हुआ है। ये क्या चीज दी हुई, दैट इज ये P है। P कितना है, 750 W। ठीक है, V होता है वोल्ट। पहले ना ये जो आपके जो यूनिट होती है उन यूनिट से हमें पता लग जाता है कि न्यूमेरिकल में क्या चीज गिवन है। तो ये वोल्ट में दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालनी है। ये एक फॉर्मूला बार बार यूज होता है, पहले भी यूज कर चुके हैं, P इक्वल्स टू VI। तो यही वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। P कितना दे रखा है 750, V कितना दे रखा है 220 इंटू I। तो I कितना आ जाएगा हमारा, I इक्वल्स टू 750 अपॉन 220। काट दो इसको, 22 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा देखो जरा, 22 से 75 को आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, आई गेस 3, 3 टू 6, 3 टू 6, 15 में से 6 गए, कितने आएंगे आपके 9। ठीक है, 0.0 कितना आ जाएगा आप देखो, 6 4 5 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 4 टू 8, 4 टू 8 बचा 2। तो इसका मतलब हमारा कितना एम्पियर आई करंट, 3.4 एम्पियर। इसका मतलब इस केटल को जो करंट चाहिए बेसिकली वो 3.4 एम्पियर की चाहिए, बट हमारे पास जो फ्यूज करंट है, फ्यूज का कितना है 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल, यहाँ से फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको चाहिए 3.4 एम्पियर की करंट। समझना, यहां से लाइट आई, करंट आ रही है, करंट मान लो 3.4 की आ रही है, लेकिन इस फ्यूज की कैपेसिटी कितनी, 3 एम्पियर की। जैसे ही ये 3 एम्पियर से ज्यादा हुई, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 3 है ना, 3 से ज्यादा को तो ये पास ही नहीं होने देगा। तो जैसे देखा 3.4 आई है, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे पास ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो केटल है
इस रेटिंग पर काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा या केटल की जो कैपेसिटी है उसको कम करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। सी पार्ट चेक करिए। डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना लेता है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड, हीट की, लाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की, तीनों की आपने एक एक इक्वेशन देनी है। ये क्वेश्चन हम बार बार कई बार कर चुके हैं। भाई हीट की आप देनी है, हीट की आप दे दो FeSO4 के साथ रिएक्शन दे दो हीट की, है ना। हीट की रिएक्शन FeSO4 था, FeSO4 को आपने हीट किया, क्या बना, Fe2O3 बन गया, SO2 प्लस SO3 बन गया, है ना। ये आपकी हीट की रिएक्शन थी। उसके बाद किसकी पूछिए, लाइट की। लाइट की रिएक्शन में आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दे दो। AgCl2 की रिएक्शन की हमने, सनलाइट दिया तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि H2O, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ये तीनों रिएक्शन है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब ये बताओ कि जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर का, वो कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की प्रॉपर्टी मेंशन कर दो। एक्सोथर्मिक का मतलब कि उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, कोई चीज वो डिकम्पोज हो रही है और उसमें से जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए वो कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाना, छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो जो वेजिटेबल मैटर है, जितने भी सब्जी के छिलके, जो भी चीजें बचा कुछ जाता हमने डाला, उसको कंपोस्ट बनाया, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरियाज कुछ रिएक्शन करते हैं, जो जो ये वेजिटेबल मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है ना। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट देखिए, व्हाई देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही क्वेश्चंस हैं ये जो इसमें आए हुए हैं। आई थिंक 2024 का ही पेपर है ये। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो प्रोडक्ट जुड़कर, दो रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूटकर ज्यादा बनते हैं, इसीलिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द टाइप, ये आपने दोनों की एक एक इक्वेशन मेंशन कर देनी है। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि रिएक्टेंट के नाम और प्रोडक्ट के नाम जितने भी आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब आप मेंशन करेंगे। ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा दोबारा से नहीं करा रही हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा इसमें कराने में। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन यूजिंग दी स्ट्रक्चर शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, चलो इसको देख लेते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, चलिए किसका दिया है हमें, सोडियम का, और किसका कहा है, ऑक्सीजन का। क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, इसको आप ब्रेक कर दो कितना आ जाएगा, 2 8 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसको आप ब्रेक कर दो कितना आ जाएगा, 2 और 6। तो हमें क्या शो करना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे सोडियम, और यहाँ पर एक है ना तो हम एक डॉट लगा देंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन हम लेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो हम यहाँ 6 बनाएंगे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बनाएंगे। तो जो आउटर शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हम शो करते हैं। ये बनाया। इसके बाद में इन्होंने हमसे क्या कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और ये बताइए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि सोडियम ऑक्साइड क्या, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब सोडियम ऑक्साइड बना लो, तो सोडियम ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम ऑक्साइड तो आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो सोडियम है ना, इसके पास कितना वैलेंसी है, इसकी +1। ऑक्सीजन को कितने की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो क्या होगा, वैलेंसी इंटरचेंज, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2O। ये हुआ हमारा सोडियम ऑक्साइड। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसका स्ट्रक्चर देखना कि कैसे बनेगा। इसमें बनेंगे Na कितने हैं, 2, तो हम कितने Na लेंगे, 2 Na लेंगे। एक Na ये ले लिया हमने, एक Na ये ले लिया हमने। दोनों पर ही क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप कहीं भी मेंशन कर दो, दोनों पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या आया, ऑक्सीजन एक आई, ये आ गई एक। दो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये बना कैसे वो हम बताएंगे एरो के बाद। कैसे बनाएंगे, ये है Na, इसके पास था एक इलेक्ट्रॉन और Na खुद कितने थे, 2 थे।
बात समझ में? Na के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन बताया कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। टोटल क्वांटिटी हम नीचे मेंशन करेंगे ब्रैकेट के बाद कि Na कितने थे? इतने थे। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ने क्या किया? इसके अपने पास कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2 माइनस का, है ना? इसके पास कितना चार्ज हो गया? 2 माइनस का। इसके पास भी अब चार्ज दिखा दो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 चार्ज। तो ये बन गया हमारा Na2O का स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए डिफाइन हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन सिंपल एक केमिकल है जो हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के काम आते हैं। हार्मोन्स बेसिकली टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं और उसको इफेक्टिव उसका फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो अगर डायफ्राम की एक डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि हार्मोन्स क्या है? दीज आर केमिकल मैसेंजर, या दीज आर केमिकल्स, या दीज आर केमिकल मैसेंजर। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स हैं ये। मैसेंजर का मतलब जो मैसेज कन्वे करते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम हो गई है, अब ये चीज़ की ज़रूरत है। तो उस टाइप का काम करते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, व्हिच रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शन, आवर बॉडी फंक्शन। एक सेकंड और रुकना पड़ेगा। एक चार्जर लाना पड़ेगा लैपटॉप का नीचे से। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन शुड बी सिक्रीटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी। वी हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जस्टिफाई। देखो ये कह रहे हैं कि हार्मोन्स हमारी प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं और इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि हमें हार्मोन की कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है, अब है या नहीं है, ये सब कुछ डिसाइड करना। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि मान लो हमारी बॉडी में कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी जो शुगर है वो बढ़ गई है। जब शुगर बढ़ गई है तो ये मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन को कि भी शुगर बढ़ गई है, और हमारा ब्रेन किसको मैसेज देगा? पेनक्रियास को। पेनक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन का सिक्रीशन कर देगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा? अब ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, है ना? समझना दोबारा कि अगर शुगर बढ़ गई है तो ब्रेन पेनक्रियास को एक ऑर्डर देगा कि भाई इंसुलिन रिलीज करो। इंसुलिन रिलीज हो गया, अब इंसुलिन क्या करेगा? शुगर को, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। अब नॉर्मल आ गई ना, अब उसे बंद भी तो करना है, नहीं तो वो तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता रहेगा, शुगर कम हो जाएगी। वो भी नहीं करना ना। तो जब एक जो शुगर लेवल है हमारा इंसुलिन सिक्रीट करने के बाद एक नॉर्मल लेवल पर पहुंच गया, फिर उसको वापस एक मैसेज आता है कि बस अब इसका सिक्रीशन बंद कर दो। ये सारा क्या है? हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ आया फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कि हार्मोन्स हमारे प्रिसाइज क्वांटिटी में ही सिक्रीट होते हैं। और एग्जांपल क्या था इसका? कि अगर पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है तो वो क्या करेगा? एक डायबिटीज को, एक शुगर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब शुगर शुगर का अमाउंट कम हो जाएगा उसके बाद वो पेनक्रियास उसको मैसेज देगा और जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर लोब, ईयर आर कॉल्ड ईयर लोब। ये जो पोर्शन है ना, इन पोर्शन को बोलते हैं ईयर लोब। ये ना हमारे साइड से टच भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप देखोगे ना बहुत सारे लोगों के तो फ्री होते हैं, मोस्टली लोगों के फ्री ईयर लोब्स होते हैं, कुछ के होते हैं जो जॉइंट होते हैं, ये स्किन के साथ टच हो जाते हैं। तो ये बात है। अब इन्होंने कहा कि इट्स क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड इन सम। तो एक में हमें दिखाया कि जुड़े हुए हैं, एक में हमें दिखाया कि फ्री ईयर लोब्स हैं। Attached and free earlobes are two variants found in human population. The gene for free earlobe is dominant. यहाँ देखना बच्चे, जीन जो फ्री ईयरलोब वाले हैं ये वाले, ये क्या है? हमारे डोमिनेंट है। ठीक है, डोमिनेंट ओवर अटैच्ड ईयरलोब। ये बात हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। नेक्स्ट देखो कहा क्या है क्वेश्चन में, अ मैन विद अटैच्ड ईयरलोब मैरीज। यहाँ देखना, एक मिनट और दो भाई, ध्यान नहीं है, थोड़ी बैटरी अभी बंद हो जाएगा ये। चलिए, that's it. चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं इसको अभी। देखो ये मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम होता है भाई, कि चार्जिंग लगा दिया और स्विच ऑन किया नहीं, और फिर हम कहते हैं ये तो बंद हो गया, होता है ना ये। चलिए ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा हमसे कि एक मैन है जिसका ईयरलोब अटैच्ड है, मैरी अ वुमन हैविंग फ्री ईयरलोब। तो फीमेल कैसी हो गई? डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ हो गई। मेल कैसा हो गया? ये रिसेसिव कैरेक्टर के साथ हो गया, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया ना बेटा कि जो फीमेल है वो
फ्री ईयर लोब वाली है, ठीक है। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट एंड राइट देयर ट्रेट कॉम्बिनेशन। चलो इसका तो पूरा फ्लो चार्ट बनाना है हमें, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो डोमिनेंट ट्रेट कौन से हो गए और रिसेसिव ट्रेट कौन से हो गए। डोमिनेंट वाले कौन से थे हमारे, डोमिनेंट थे हमारे बेटा फ्री ईयर लोब वाले, जिसमें फ्री ईयर लोब थे, फ्री ईयर लोब, है ना। तो फ्री ईयर लोब किसके थे, फीमेल के थे। तो हम इसको बना सकते हैं ना डोमिनेंट वाले को, कैसे बना सकते हैं, एक कैपिटल एफ दिखा दो और एक स्मॉल एफ दिखा दो, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि प्योर डोमिनेंट है। अगर बात कहे प्योर डोमिनेंट की तो हम दोनों एफ कैपिटल बनाते, इन्होंने कहा डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट में एक एफ आया तभी वो कैसा होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। अगर हम रिसेसिव ट्रेट की बात करते हैं, जो रिसेसिव है वो कैसा है, फ्यूज्ड, जिसमें फ्यूज्ड ईयर लोब है, उसको हम कैसे बताएंगे, स्मॉल एफ स्मॉल एफ। ये तो बन गए इनके, ये जो हमने जीन्स लिए। इसके बाद जब हमें इनका क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे, आप इसके गैमेट बना लो, एक एफ और एक एफ बना लो, ऐसे इधर एक एफ और एक एफ बना लो। अब चाहे आप पुनेट स्क्वायर यूज करो या ऐसे ही बना लो। अब कैसे करेंगे आप इसका, देखो इस क्रॉस, क्रॉस कर लो, इस एफ का क्रॉस इस वाले एफ के साथ करो, पहले क्या बनेगा, एक एफ कैपिटल और एक एफ स्मॉल, फिर इसी वाले का दूसरे के साथ क्रॉस कर लो, एक एफ कैपिटल और एक एफ स्मॉल, ये दोनों का हो गया। अब इस वाले एफ के साथ कर दो, ये दोनों क्या बने, स्मॉल एफ स्मॉल एफ, फिर ये दोनों देखो कैसे बने, स्मॉल एफ, ये हो गया क्रॉस, ठीक है। और यहाँ देखो अब इसको आगे, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। इसका मतलब इसका कैसे आएगा, ये आएगा फ्री ईयर लोब, है ना, फ्री ईयर लोब। ये भी कैसे आ जाएगा, फ्री ईयर लोब। ये वाले कैसे आ जाएंगे, फ्यूज्ड, और ये वाला भी कैसे आ जाएगा, फ्यूज्ड। तो हम देखें तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि 50% जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फ्री ईयर लोब है ना, फ्री ईयर लोब। और जो 50% बने वो कैसे बने हमारे, फ्यूज्ड ईयर लोब। 50% फ्यूज और 50% फ्री ईयर लोब, ये बना हमारा सारा जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया, यहाँ पूछो, यही देखो इन्होंने यही कहा था कि एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस, हमने कर दिया, ट्रेड कॉम्बिनेशन ये हमने कर दिया, राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड मदर। अब फादर कौन होगा मदर कौन होगा ये पूछ लिया, अब दिमाग लगाओ, फादर कौन होगा मदर कौन होगा, चलो भाई देखो कौन होगा फादर कौन होगा मदर, देखो कौन होगा फादर, हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, सुन समझ दे रही है मुझको सुनाई, देखो यहाँ पर देखो ये होगा फादर और ये होंगे मदर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया कि जो मदर है उनका डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब ये एफ कैपिटल और स्मॉल एफ किसके जीन्स हो गए, मदर के, तो ये होंगे फादर के और ये होंगी मदर। चलो धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखो, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, तो इमेज दे दिया, यानी कि हमें क्या दे दिया, वी दे दिया। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दे दिया 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग इमेज, इमेज की हाइट दी है भाई, ये है ना एच वी, एच वी कह सकते हो, और इसको आप एच यू, क्योंकि हाइट दे रहे हैं, लंबाई बता रहे हैं, डिस्टेंस नहीं बता रहे। विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, है ना, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड, कह रहे हैं सेम साइड पर है, तो ये देखो तो सिंपल ही हो गया, नेचर कैसा हो जाएगा, देखो बेटा जो सेम साइड बनते हैं उन वो कैसे होते हैं, हमेशा सीधे बनेंगे और वर्चुअल बनेंगे। तो पहले का आंसर तो आपको मिल ही गया, क्या होगी, सेम साइड है इसीलिए क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ये हो जाएगा इरेक्ट और वर्चुअल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड पर जब बन रहा है ना लेंस में, देखो लेंस में कैसे होता है, एक साइड से ही रेज आती है दूसरी साइड पर जाकर मिलती है, तो ज्यादातर इमेज हमारी ऑपोजिट साइड बनती है, लेकिन अगर सेम साइड पर बन रहा है इसका मतलब कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। और फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल एक मिनट सेकंड क्या पूछा, नेचर ऑफ द इमेज हमने बता दिया, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। अब बाकी सारी चीजें भी आपको बतानी है कि भाई पोजीशन क्या होगी और फोकल लेंथ कितनी होगी, ये मेंशन ये निकाल लेते हैं एक बार, कितनी देर की हाइट वगैरह 8, 2 और डिस्टेंस 6। चलो अपना वही तरीका, अरे एक सेकंड उसका कुछ खुल रहा है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हमें क्या दे रखा था, हमें हाइट दे रखी थी किसकी, इमेज की, कितनी 8,
सेंटीमीटर की। हाइट किसकी दे रखी थी, फिर ऑब्जेक्ट की दे रखी थी 2 सेंटीमीटर की, और क्या दे रखा था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी थी 6 सेंटीमीटर की, ये दिया हुआ था हमें। अब हाइट आप बताओ, हाइट मैंने आपको बताया हमेशा हाइट किस में होती है, हमारी पॉजिटिव में, हाइट कभी भी किसी की नेगेटिव नहीं होती। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा लेंस था, हमारा कॉन्वेक्स लेंस था। तो कॉन्वेक्स लेंस में बात करें, ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, इसका मतलब यू कैसा हो जाएगा हमारा, माइनस का। ये सारी चीजें हमें गिवन है। हमेशा 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 यही काम करना है कि पहले जो गिवन है वो मेंशन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैग्निफिकेशन का, क्योंकि हमें हाइट दी हुई है। तो हाइट के लिए आप लगा दो फॉर्मूला, एच वी अपॉन एच यू कह सकते हो, इक्वल्स टू किसके होता है, वी अपॉन यू के। देखो अगर ये होता मिरर तो इसमें हम यूज करते हैं माइनस, लेकिन ये लेंस है इसीलिए इसमें माइनस नहीं आया। बस सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दो, एच वी कितना दे रखा है 8, एच यू कितना है 2, वी हमें निकालना है, यू कितना है -6। कर दो सॉल्व, कैसे करोगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू -6 इंटू 8/2, काट दो, 2 4 जा 8, v कितना आ गया बेटा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा v, है ना, ये आ गया हमारा v माइनस का 24 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कितनी होगी, -24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। एक और चीज पूछी इन्होंने, क्या पूछे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हुई, फोकल लेंथ भी निकाल दो। फोकल लेंथ के लिए बेटे फॉर्मूला कितना लगेगा, 1/f इक्वल्स टू, अब ये देखो लेंस है, लेंस में क्या लगेगा, माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा। यही ध्यान रखना है बस, फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स होते हैं, इसीलिए फॉर्मूला बहुत ध्यान से लगाना है। 1/f हमें निकालना है, 1/v हमने कितना निकाला, माइनस का इतना, और माइनस कितना हो गया, ये हमारा -6, यू की डिस्टेंस हमें दी हुई थी। कर दो 1 माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 1/6, ये किसकी वैल्यूज चल रही है हमारे पास, ये 1/f के इक्वल्स चल रहा है बच्चे। कर दो सॉल्व, कैसे आएगा, 1/f इक्वल्स टू कितना आ गया, 24, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, -1 प्लस कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 1/f इक्वल्स टू 3/24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू 24/3, कितना आया 8। f कितना आ गया बच्चे हमारा 8 सेंटीमीटर। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल, जैसे हमसे पूछा है, जो हमसे पूछा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। बस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर एक फॉर्मूला हम लगा देंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम ये कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। बस इतना ही काम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करेंगे इसको। 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम 6 ओम, इनको सीरीज में कनेक्ट किया पहले, फिर पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ड्रॉ द अरेंजमेंट, हमें अरेंजमेंट ड्रॉ करके दिखाना है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इनका रेजिस्टेंस भी बताना है। तो देख लेते हैं 2, 3 और 6 ओम को कैसे करेंगे सॉल्व। चलो ठीक है, 3 रजिस्टर दे दिया भाई, R1 दे दिया 2 ओम, R2 दे दिया, R2 दे दिया हमें 3 ओम का, और R3 दे दिया 6 ओम का। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। चलो तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सीरीज में। अब सीरीज का फॉर्मूला बता दो जरा, नहीं पता ना, जहां खड़े हो, जहां बैठे हो वहीं खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके तुम जरा, है ना, कितनी, अगर सीरीज का फॉर्मूला भी याद नहीं है तो ये अगर मिले तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, अगर सीरीज का फॉर्मूला भूले तो। सीरीज का फॉर्मूला क्या है बेटा, R इक्वल्स टू, हाँ याद आ गया ना, वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जितने रेजिस्टेंस हैं सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, करो। R1 कितना है 2, 3 और 6, कितना आ गया 5 और 6 5 11, 11 ओम। ये देखो सिंपल सा निकल गया, R सीरीज 11 ओम। इतना ही काम है, देखो सिंपल, अगर आप ध्यान दोगे ना क्वेश्चन आप कर जाओगे। डरना नहीं है कि न्यूमेरिकल देखे, हाय हाय न्यूमेरिकल, हमसे तो होगा ही नहीं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आ गया। और आधे तो ये दुआ कर रहे होते हैं, भगवान न्यूमेरिकल मत देना पेपर में। तो बेटा न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही, है ना, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, पक्का से हो जाएंगे। अब देखो ना क्या ही है इस न्यूमेरिकल में, 3 वैल्यू दे दी और हमसे सीरीज में पूछ लिया, क्या करना था, तीनों को जोड़ देना था, है ना। ऐसे ही अगर हमसे पैरेलल में पूछा हुआ है जैसे, तो आप पैरेलल का निकाल दो। पैरेलल में क्या करोगे, ये फॉर्मूला ही बस चेंज हो गया। क्या फॉर्मूला आ गया, चलो कलर चेंज करते हैं इसका। पैरेलल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आर पी, एक मिनट, हाँ, पैरेलल का फॉर्मूला 1/r p कितना आ जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। पैरेलल में कुछ नहीं है, सीधा बस वो 1 में चला जाता है, ये ध्यान रखना है कि पैरेलल में वो 1 में आ जाएगा। और 1 में हम कैसे निकाल देंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो,
अब ये मत कहना भाई देखो एलसीएम लेना नहीं आता, और सच्ची में नहीं आता, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अगर सच्ची में नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं प्रॉपर एक एलसीएम भी सिखा दूंगी आपको, क्योंकि बच्चे एलसीएम तो न्यूमेरिकल्स में निकालना ही पड़ेगा। तो ये आया 6। अब देखो 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 से 6 को डिवाइड करो, 6 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। 1 अपॉन आर पैरेलल कितना आया देखो जरा, 1 अपॉन आर पैरेलल आ गया आपका 6/6, ये कट गया, कितना आया आर पैरेलल आ जाएगा हमारा 1 ओम। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं लिखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो बहुत सारे जो हंस रहे हैं ना वो भी पिटाई खाएंगे कि हाँ हमें नहीं आ रहा है, हमें आ गया, या एलसीएम भी नहीं आता है। तो सच्ची बात है, ये बहुत सारे बच्चों को गड़बड़ हो जाती है एलसीएम में भी। अब इसमें क्या कहा है हमें, इन्होंने कहा कि ड्रॉ भी करके दिखाओ भाई, सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे। तो सीरीज में तो बेटा कुछ नहीं करना, सीरीज में तो हम सिंपल इनको ऐसे रख देंगे कि यहाँ से एक स्टार्ट हुआ, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसमें नाम लिख दो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। मुझे बताओ क्या ही दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, है ना? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने एक वायर लेके रेजिस्टेंस दिखा दी उसमें तीनों। सेम ऐसे ही इसको पैरेलली कनेक्ट कर दोगे तो ये पैरेलल का बन जाएगा। कैसे कनेक्ट करोगे, ये आया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हम यहाँ से ले लो इसको, इस तरह से तीनों को आप ऐसे ले आओ, ये एक, यहाँ से ले आओ ये दूसरा, यहाँ से ले आओ ये तीसरा, यहाँ पर मेंशन कर दो 2 ओम, 3 ओम और ये 6 ओम, खत्म। इन तीनों को कनेक्ट कर दो यहाँ पर, ये हो गया पैरेलल का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ध्यान दोगे बस हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ओजोन लेयर। देखो मैंने पहले भी बताया, ये कुछ चैप्टर जब बात कराया ना आपको कि ओजोन लेयर का क्वेश्चन आता है पेपर में, तो देख लेना इसको। तो ओजोन लेयर के लिए फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, हाउ इट इज फॉर्म्ड इन द अपर लेयर, राइट द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ केमिकल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है जो डिप्लीट हो रही है, जो डिस्ट्रॉय हो रही है बेसिकली ओजोन लेयर, उसका रीजन। पहले तो ये देखो कि ओजोन लेयर का जो फंक्शन है वो क्या है। पहली बात तो ओजोन लेयर की हम बात करें तो ओजोन को हम डिनोट करते हैं O3 से, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। हाईली पॉइजनस गैस भी है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल क्यों है, क्योंकि भाई ये हमें जो सन से रेज आ रही हैं, कौन सी रेज आती है सन से, यूवी रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्या होगा अगर यूवी रेज हमारे पास आ जाए सीधा, तो अगर बच्चे अल्ट्रा वॉयलेट रेज सीधी हमारे स्किन पर पड़ गई तो हमें स्किन कैंसर कॉज कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर, इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर आया क्वेश्चन कि ये बनती कैसे है। ये बनती ऐसे है कि जो ये यूवी रेज है, ऑक्सीजन को ये ब्रेक कर देती है ना, ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है O+O में। अब यही एक O ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। तो यूवी रेज हमारी ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है, ये और ब्रेक करने की वजह से जो ऑक्सीजन का एटम खाली हुआ ना, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन लेयर बना लेता है। अब एक ऐसा हार्मफुल केमिकल है जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है डिप्लीट हो रही है, वो क्या है, CFCS। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे AC से, जो रेफ्रिजरेटर है उससे, और जो एरोसोल स्प्रे है उनसे निकलता है। तो इसी की वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। आप सोचो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो सीधा सन की रेज हमारे ऊपर आएंगे और स्किन कैंसर कॉज कर देंगी। तो इसीलिए बच्चे इनके यूज को बंद किया गया। तो ओजोन लेयर का ये क्वेश्चन था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है, देखो भाई क्या है कि एक कंपाउंड है एक्स जिसमें 2 कार्बन है इन किसके मॉलिक्यूल में, दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ब्लू को रेड कर दे, इसका मतलब कोई एसिड हुआ, यहीं से दिमाग लगा लो कि कोई एसिड हुआ। फिर 5 to 8 परसेंट सोल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव। ये भी है कि अगर उसको, उसका जो सोल्यूशन है वाटर में मिक्स करें तो वो प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम कर रहा है। तो बस यहीं से समझ जाना कि अगर प्रिजर्वेटिव में काम कर रहा है, खाने की चीजों में डल रहा है, तो भाई ये क्या हो सकता है, ये एसिटिक एसिड हो सकता है, CH3COOH। देखो 2 ही कार्बन है। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव में यूज होता है उसको हम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये पूछा गया। अब इनमें कहा गया कि भाई इसका स्ट्रक्चर भी बना दो, तो ठीक है, हमने कहा कि 2 चीजें, CH3COOH। क्या नाम दिया आप इसका, क्या नाम है, एसिटिक एसिड, या इसी को ही हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, क्योंकि इथेन हो गया, 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है ना, 2 कार्बन बनाइए। बेटे COOH का ध्यान रखना है बस आपने कि COOH कैसे बनेगा। COOH ऐसे बनता है, C बनेगा, एक के साथ ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा CO, क्योंकि देखो 2 है ना इसमें O, और एक के साथ ये सिंगल बॉन्ड O और H, ऐसे आप ध्यान रखो।
ठीक है, बचा हुआ क्या है CH3। अब बाकी आप जोड़ दो इसको C के साथ और इस H के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन कर दो, ये बन गया स्ट्रक्चर। मेन चीज इसकी ये वाली थी कि जो C डबल बॉन्ड O आया और सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया, ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि COOH का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो कभी भी किसी के साथ भी COOH आए तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बाद बाकी चीजों को बैलेंस कर दो। ठीक है, अभी का काम सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करने का, जो टाइम हमारा चल रहा है, इसीलिए मैं बेसिकली बार बार फोकस कर रही हूँ सैंपल पेपर कराने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंपेयर इट्स पीएच नेचर विद अ मिनरल एसिड। देखो मिनरल एसिड होते हैं बहुत माइल्ड एसिड, तो अगर हम इसकी एसिटिक एसिड की पीएच देखें तो बच्चा इसकी जो पीएच होगी वो मिनरल एसिड से थोड़ी ज्यादा होगी, है ना। जो इसकी पीएच होगी जो मिनरल एसिड है उससे थोड़ी ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहल, यानी कि जो एसिटिक एसिड है और उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराएं तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। देखो अब याद कर लो, एसिड बेस एंड सॉल्ट मैंने पढ़ाया, मैंने बार बार कहा है कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड यानी कि एस्टर एस्ट्रिफिकेशन, ये पेपर में बार बार आती है, बार बार आती है। और अब भी देखो हर पेपर में ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। और क्या बन रहा है, परफ्यूम। तो ये परफ्यूम बनाना हो, स्वीट स्मेलिंग हो या फ्रूटी स्मेल हो, ये सब कुछ जब भी आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए, भैया किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एस्ट्रिफिकेशन की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस्ट्रिफिकेशन, है ना। अब फिर से देख लो, फिर से दोबारा ही बता रही हूँ बार बार, क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं बताती नहीं, मैं समझा के आपको छोड़ देती जो इजी चीजें होती हैं। एस्ट्रिफिकेशन की इन्होंने, हमने अभी क्या पढ़ा था, एसिटिक एसिड CH3COOH किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोला, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल क्या था, एल्कोहल है हमारा C2H5OH। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, CH3CH2OH, क्योंकि C2H5 हो गया ना, तो कहीं पर ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं पर ऐसे लिखा मिलेगा, दोनों की चीजें सेम है, दोनों की बातें क्या है, सेम है। तो अब कर लो इसको, CH3CH2OH। ये क्यों लिख रहा है, लिखा है ब्रेक करके, नहीं भी लिखोगे, अगर आप कहो कि नहीं मैम ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो आप लिखो C2H5OH कर दो, उससे कोई इशू नहीं है। क्या बनेगा, वाटर लिबरेट हो जाएगा, ये वाटर लिबरेट हो गया। बचे हुए को साथ में बना मिला के लिख दो, CH3COOC2H5, क्या बन गया, वाटर अलग बन गया, ये बन गया हमारा एस्टर, ये बन गया एस्टर। बस इतना ही रिएक्शन है, टफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे कहा इन्होंने, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एक्स, अगर सोडियम कार्बोनेट हमारा इसके साथ रिएक्शन कर ले एक्स के साथ, तो क्या बनेगा, कोई गैस बनेगी। देखो एक्स क्या था, क्या हुआ, हाँ एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी रिएक्शन किसके साथ कहा गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। ये कह रहे हैं अगर इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, इसके साथ कर दो, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा हमारा CH3COONA, ये बनेगा CH3COONA। फिर CO2 गैस लिबरेट अलग हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया इसका, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय गिवन वन एग्जांपल, ये मैं करवा चुकी। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जो एल्केन वाला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है SCnH2n+2, है ना। और अनसैचुरेटेड में दो हो जाएंगे, कौन कौन से, CnH2n-2, CnH2n और CnH2n-2। यहाँ पर ऐसे कर लो इसको, और ये कर दो CnH2n-2। तो ये हुआ एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। इन तीनों के डिफरेंसेस मैंने लिखवाए हुए भी हैं, इन तीनों के डिफरेंसेस और इनका फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने आपको बताई दिया, और इन सबके एग्जांपल। जैसे जो एल्केन है, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका मीथेन दे सकते हो, इथेन दे सकते हो। जबकि जो एल्कीन और एल्काइन है वो शुरू ही बेटा इथ से होती है, मिथ से नहीं होती, इथीन और इथाइन। ठीक है, तो इनका एक एक फॉर्मूला देकर उनके एग्जाम्पल बता दोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मेथड of converting an unsaturated hydrocarbon into a saturated। बच्चे अनसेचुरेटेड को जब भी हमें सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। हाइड्रोजन हम ऐड करते जाएंगे तो ये क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर उनको सेचुरेट बनाना है, सेचुरेटेड करना है, तो क्या होगा, उनके जो बॉन्ड है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो वो सेचुरेटेड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ उनको कंबाइन करते चले जाओ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पर आप मेंशन कर लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कर सकते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का ऐड करना। तो हाइड्रोजन ऐड करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ
अब ये बात एक क्वेश्चन ये भी देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया, नेम द इंडस्ट्री, कि चलो भई ठीक है तुम कर तो दोगे, ऐसा होता कहाँ है असल में? एक्चुअली में कहाँ हो रहा है? कंपनी, इंडस्ट्री का नाम पूछ रहे हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी बनाना होता है ना, वहाँ पर उन कंपनीज़ में वो यही काम करती हैं कि कैसे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यही काम करती हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड होना चाहिए। फोर कार्बन, फोर कार्बन के लिए क्या याद आया? देखो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर कार्बन हमें पता है ब्यूट होना चाहिए। ठीक है। डबल बॉन्ड है यानी कि ईन होना चाहिए। मिला दो, क्या बन गया? ब्यूटीन। ठीक है, बस यही करना है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, तो राइट नेम हमने लिख दिया कि क्या होगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बोल दिया आपसे, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना दो। ब्यूटीन में क्या बनाओगे आप? चार कार्बन बना दो, एक दो तीन चार। डबल बॉन्ड बोला है, एक पे डबल बॉन्ड लगा दो। बाकी पे क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। देखो इस कार्बन से शुरू करते हैं। इस कार्बन की एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है, दो तीन और चार, जो बचे हुए हैं उन पे हाइड्रोजन कंबाइन कर दो। इसकी पूरी हो गई। अब इसको चेक करो, दो और एक तीन, एक और जोड़ दो, हो गई चार। इसकी देखो दो ये रही, तीन ये रही, एक यहाँ जोड़ दो, चार। इसकी तीन यहाँ पर सेट कर दो, एक दो तीन, खत्म। ठीक है, अब की चॉइस है, आप डबल बॉन्ड यहाँ से उठा के यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपने करना है, क्या करना है? एक एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सब तरफ चारों तरफ क्या आ जाएंगी? हाइड्रोजन से उसको कंबाइन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द फूड। अच्छा ठीक है, जो कह रहे हैं कि जो लेंथ है, जो एनिमल की लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है जो खाना वो खाते हैं उन पर। हाँ बिल्कुल करती है। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी दे देते हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, जबकि कार्निवोर्स की छोटी होती है। ऐसा क्यों? तो बिल्कुल ठीक बात है कि फूड हैबिट्स पर, फूड पर डिपेंड करती है हमारी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्यों? हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इसीलिए जो उनको सिक्रीशंस है वो ज्यादा चाहिए होते हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। हम कार्निवोर्स हैं, हम सेल्यूलोज घास फूस नहीं खाते हैं, तो हमारी ये छोटी होती है और हमारा डाइजेशन आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रोल ऑफ पेनक्रियास एंड बाइल जूस। तो भैया पेनक्रियास का रोल और बाइल जूस का रोल पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच बता रही हूँ कि जो पेनक्रियास है, बाइल जूस है, स्पेशली HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सभी के यूज आपसे पूछे जाते हैं। मैं एक और छोटी सी वीडियो बना के दूंगी आपको, जिसमें ये सारे एंजाइम्स और जूसेस के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी फटाफट से। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको डिस्कस करती चलूंगी, साथ के साथ सैंपल पेपर फोकस करेंगे। अब आप यहाँ देखो, इसमें हमसे दो चीजें पूछी गई। क्या पूछा गया? पेनक्रियास, पेनक्रियास, है ना? तो पेनक्रियास का रोल पूछा है, और एक पूछा है किसका? अ, चलो एक पेनक्रियास का पहले बता देते हैं। तो पेनक्रियास क्या करेगा बेटा? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। जो पेनक्रियास रिलीज करता है वो पेनक्रियाटिक जूस उसको बोलते हैं। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, लाइपेज, और एक होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज, ये होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस में। ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ये करेगा प्रोटीन का ब्रेक डाउन। लाइपेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, है ना, जिसको इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये करेगा ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स मतलब उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज करेगा ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया बाइल जूस का काम। तो ये बाइल जूस क्या करेगा? बाइल जूस का काम क्या है? जो फैट होता है उस फैट को कन्वर्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में। जैसे मान लो ये फैट है, फैट का एक पीस है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तो इसको हम बोलते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स बना देना। और फिर उस फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा पेनक्रियास का, पेनक्रियास का लाइपेज। जब ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं, उसके बाद ये सब कुछ सिक्रीशन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं वो इसका कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। जितना भी फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में। इस तरह से पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये हो गया। अच्छा,
हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू एब्जॉर्ब। ये मैंने आपको बताया कि ये डाइजेस्ट कैसे करेगी। देखो, एक तो इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है विलाई। विलाई की हेल्प से ये एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे होता है विलाई? विलाई का फंक्शन भी आप याद कर लें, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन। तो ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी तो क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। एक तो ऐसे ट्यूब में जा रहा है पूरा का पूरा जो फ्लूइड जा रहा है, एक फिंगर्स आ गई बीच में, तो क्या होगा, इनके बीच में जो जगह है उसमें भी तो स्पेस हो गया। इसका मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है बिलाई। स्टेट द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थॉयराइड। देखो, ये जो बात कही गई है, ये कही गई है किसकी? ये कही गई है इसकी। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, यहाँ से इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है ना, आगे ये हमारा इस तरह से लंग में खुलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर इस तरह से रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई। तो ये कार्टिलेज की रिंग का क्या काम है? इट प्रिवेंट द थ्रॉट, इट प्रिवेंट द ट्रैकिया टू कोलैप्स। तो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब टकराने से। देखो, अगर स्ट्रॉ की तरह देखो, स्ट्रॉ से एक बार हवा आप भेज रहे हो, एक बार खींच ले रहे हो, तो क्या होगा, स्ट्रॉ ऐसे कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा ना। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं थ्रॉट को, किससे? कोलैप्स होने से, है ना। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है कि प्रिवेंट कोलैप्स, टकराने से बचाती हैं, कोलैप्स करने से बचाती हैं। डिस्कस द रोल ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम व्हेन एयर इज टेकन इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल। बेटा, रिब्स का और डायफ्राम का रोल जब ब्रीदिंग साइकिल में, आप ध्यान से देखोगे ना, जब आप इनहेल करोगे, सांस अंदर ले रहे हो, तो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और आपका जो थोरेसिक एरिया है वो बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रिब्स बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो हम इनहेल कर लेंगे। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो फिर ऊपर की तरफ आ जाता है, अपना डोम शेप बन जाता है, रिब्स अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली हम देखें कि इनका काम क्या है, अगर लिखना ही है हमें, क्या है ये कुछ रोल ब्रीदिंग साइकिल के टाइम पे इनका रोल। चलो ये भी देख लेते हैं एक बार। समझ में तो आया होगा ना, आप खुद ब्रीथ करके देखो, जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ खिंचता है। तो आप इसमें मेंशन कर देते हो, रिब्स ऊपर की तरफ आ जाएंगी, रिब्स जो है वो लिफ्ट हो जाएंगी, रिब्स लिफ्टेड। फिर उसके बाद क्या होगा, जो आपका डायफ्राम है वो क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, इसको कहते हैं फ्लैटन होना। तो डायफ्राम हमारा फ्लैटन हो जाएगा, चेस्ट कैविटी हमारी कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, जगह होगी ना तभी एकदम से एयर अंदर आएगी। चेस्ट कैविटी हमारी, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकेंड, हाँ। तो डायफ्राम फ्लैटन हो जाएगा, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगी। जैसे ही चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाएगी, एयर एकदम से अंदर आ जाएगी, क्योंकि तभी तो एयर सक होगी ना, कि जब अंदर स्पेस हो गया, है ना, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलेगा, हमारे पास एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर हमारे पास जैसे जगह ज्यादा हो गई, जगह ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, एकदम से बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर आएगा। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प। ये तो बहुत ही सिंपल अच्छी चीज है, सिंपल सी चीज है, पता है हमें कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रेस्पिरेशन साइकिल में ही है, मैंने आपको 3 वाली चीजें बताई थी ना कि इस तरह से एक डायग्राम था, आपको ध्यान हो आपके रेस्पिरेशन चैप्टर में ही ना, कि यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। कहाँ पर, कहाँ पर होता है ये भी ध्यान रखना, साइटो साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद इसके पास 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो प्रेजेंस हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की, या एब्सेंस हो जाएगी ऑक्सीजन की, या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसकी, या लिमिटेड कह सकते हो आप, लैक ऑफ या लिमिटेड ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कि कमी हो जाएगी उसकी, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं आएगी। तो ये हमने पढ़ा था कि लिमिटेड में क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है ना। यहाँ पर अगर प्रेजेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो जाता है। अगर है ही नहीं ऑक्सीजन तो ये यीस्ट में होता है, जिसमें क्या बन जाता है आपका, ये अल्कोहल बन जाता है ना, जिसको इथेनॉल भी आप कह रहे हो, इथेनॉल बन जाएगा। तो ये चीजें, ये वाला डायग्राम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस इसी टाइप से बनते हैं, डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, बट इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं।
चलो जल्दी कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं हमारे। द गिवन फिगर शोज द करंट पासिंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। ये एक डायग्राम आपको दे दिया, कॉपी द डायग्राम लिखे, उसका मतलब आपने एज इट इज बनाना है डायग्राम कॉपी में। एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो ये एरो डाउनवर्ड है, यानी कि एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे देखो इस तरह से। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ आ गई, बाहर की तरफ, है ना, ऐसे बाहर की तरफ घूम रही है। तो अब यही वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे और इसमें क्या करोगे, इसमें ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दोगे इसी डायग्राम में, और उन सर्कल्स पर क्या करोगे, मेन इंपॉर्टेंट बात है एरो मार्क करना। एरो मार्क कर दोगे क्योंकि वो कैसे आ रही है, ऐसे चलते चलते बाहर की तरफ आ रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ ये ड्रॉ करना है ना। और नेम एंड स्टेट द रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसमें कौन सा लगाया, आप इसमें मैंने मेंशन करवा रखा है आपको राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल बता दोगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम एक राइट हैंड में एक स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ते हैं तो जो हमारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, और जो फिंगर्स है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। आ रहा है ना समझ में भाई, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं है। मैं कराती जा रही हूँ लेकिन बात तब है जब आप भी इसको करते जा रहे हो। तो जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज मुझे मेंशन करिए कि हाँ आप कर रहे हो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों के पास तक जा रहे हैं और बच्चे कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। Using this rule determine the direction of the force applied on the electron entering uniform magnetic field। एक इलेक्ट्रॉन है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, सबसे पहले इन्होंने कहा लेफ्ट हैंड रूल। ये रहा लेफ्ट हैंड का रूल। हमने इन तीनों को, थंब को, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओपन करना है। फादर मदर चिल्ड्रन आपको बताया था, फादर फोर्स बताएंगे, मदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, और जो चिल्ड्रन है वो करंट की डायरेक्शन को बताएंगे। इसमें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एंटर कर रहा है, हमें किसकी डायरेक्शन पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर दो इसको, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इसको पॉइंट कर दोगे तो हमसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। डिफाइन द टर्म सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड मैंने आपको बताया था, सोलिनॉइड क्या है कि सोलिनॉइड जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। सोलिनॉइड इज अ कॉइल विद मेनी टर्न्स। किसके टर्न है, इंसुलेटेड कॉपर वायर के। अब सोलिनॉइड बनाते कैसे हैं ये भी मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह से बहुत सारे हमने क्या बना दिए थे, बहुत सारे लूप बना दिए थे, है ना। और उस लूप का जो कनेक्शन हमने एक बैटरी के साथ कर दिया था, ये बन जाता है हमारा सोलिनॉइड। और इंपॉर्टेंट क्या था बच्चे, इसमें डायरेक्शन आपने बतानी है। इसको पहले एक बार दोबारा से बना लें, चलो सफाई से बना के एक बार ढंग से देते हैं। सोलिनॉइड जब हम बना रहे हैं तो हम सोलिनॉइड को इस तरह से बनाएं, लंबा लंबा थोड़ा, कि हम इसमें डायरेक्शंस दिखा पाए कि किस तरह से चल रही हैं। चलो ये हमने बनाया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें अपने डायरेक्शन शो करनी है। डायरेक्शन कैसे शो करोगे, जैसे डायरेक्शन हमारी ऐसे गई, है ना, हमने इसमें सर्कल्स बनाने हैं बेसिकली। तो हमने एक सर्कल लिया गया, है ना। इसके बाद आप एक इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स आप बनाते चलो, बस एक और सर्कल आ गया। मेन क्या करना है आपने, इनके एरोस। अगर आपने एरो नहीं लगाए तो ये पक्का क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। एरो इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से आप एरो लगाओगे। तो ये हमने एरो लगा दिए। सेंटर पर कैसे ऐसे आ जाएंगे एरोस, क्योंकि सेंटर में हमने बताया था ना कि स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहाँ से किस तरह चले जाएंगे, ये देखो, ये इस तरह से चले जाएंगे, क्योंकि मेन जैसे जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, है ना। ऐसे इधर आप बता दोगे, ये ऊपर की तरफ बना दो, इसी तरह से आप इसको सर्कल्स को नीचे की तरफ भी बना सकते हो। ये बनेगा सोलेनॉइड, है ना। और यहाँ पर भी आप क्या मार्क करेंगे, यहाँ पर भी हम पॉइंट करेंगे एरोस को, ठीक है, एरोस को, क्योंकि एरो मार्क करने से ही मार्क्स मिलेंगे, एरो के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और रीजन, ये सब चीजें आपने यहाँ पर बतानी है। हाउ वुड यू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बताओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसी के अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रख देंगे, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर अगर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर ये डायग्राम थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, सोलेनॉइड का जो डायग्राम है ना, आप इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये सोलेनॉइड का एक सिंपल सा डायग्राम आप बना लोगे। ये इसका कनेक्शन आप कैसे कर दोगे, इसका कनेक्शन हम बैटरी के साथ कर देंगे, ये ठीक है। बैटरी के साथ आप कनेक्शन कर दो, यहाँ पर आप स्विच शो कर दो और इसके अंदर आप बना दो। उसके बाद जो भी सर्कल लाइंस आपने बनानी है, जैसे इसके अंदर हम बनाए अगर सर्कल्स सिंपल से, तो दो दिखा दो ऊपर, है ना। दो सर्कल आप नीचे की तरफ शो कर दो। यहाँ पर आप एरो मार्क कर दो, मैंने बार बार यही बात बोली ना बेटा, एरो जरूर लगाने हैं। ऐसे ही इसमें एरो लगाने हैं, ठीक है। कुछ लाइंस हमारी इधर से चली जाएंगी,
सेंटर से। तो सेंटर वाली जो है उनको भी एरो मार्क कर दो, बस इतना ही काम करना है, इसमें एरो से ही आप बता दोगे। अब अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो ये जो सेंटर में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ये आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। बस इतनी चीजें आपसे, और करंट हमारी यहाँ से चल पड़ी है, ये करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि ये जो करंट है हमें तीनों की डायरेक्शन पूछी गई ना, तो कि करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये रही करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने यहाँ पर बता दी। जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन रहा है वो सेंटर पे बनता है, वो आपको बता दिया। बस इतना ही आपने यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट बात कही गई है, ये एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। यूनिवर्सल इंडिकेटर, a mixture of several indicators shows different colors, different concentration of acid base, thereby indicating pH। तो एक pH स्केल दे दिया हमें, जिसमें 0 से 14 तक हमारे पास pH वैल्यूज हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, सॉल्यूशन P इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हो गया कि भाई इसकी जो pH है लगभग इस रेंज में आनी चाहिए। While Q is a strong base की रेंज कभी करीब इस तरफ आनी चाहिए। ऑन द pH स्केल वेयर वुड यू प्लेस दी सॉल्यूशन, तो वही रेंज में आप 0 से 3 तक आप तो बता दो कि ये 0 से 4 तक बता दो स्ट्रॉन्ग में, और 12 टू 14 में आप बता दो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस साइड आएंगे ये एसिड बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे जैसे इधर जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ता जाएगा। 7 पर एग्जैक्ट क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो 7 से इधर एसिडिक और राइट साइड बेसिक। यही बात इन्होंने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा कि सोल्यूशन हैज 7 पीएच, इसका मतलब न्यूट्रल है। नेम अ कंपाउंड यू इज यूज्ड टू इंक्रीज पीएच। पीएच इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, पीएच डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे। पीएच इंक्रीज करनी है यानी कि इधर लेके चलना है, बेस मिला दो। पीएच डिक्रीज करनी है, एसिड मिला दो, इधर की तरफ पीएच चल पड़ेगा। तो यही आ जाएगा, पीएच इंक्रीज करने के लिए यूज एसिड, पीएच डिक्रीज करने के लिए पीएच इंक्रीज करने के लिए यूज अ बेस, और पीएच डिक्रीज करने के लिए यूज एन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज फ्रॉम 4 to 2, तो पीएच पहले 4 थी अब 2 हो गई। व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस ऑन इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन H3O की आयन की कंसंट्रेशन को कहते हैं। अगर हमारी 4 से 2 हो गई, आप ये ध्यान दो, अगर हमारी 4 से 2 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन एटम इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, तभी वो ज्यादा एसिडिक होता चला जा रहा है। ये बात पूछी है। और अगर ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसका जो कलर होगा वो ज्यादा रेड हो जाएगा, है ना, प्योर रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड रेड कलर देते हैं लिटमस पेपर के साथ। वही इन्होंने पूछा है, पीएच पेपर पर कैसा कलर होगा, डार्क रेड, ऑरेंज, येलो और फिर डार्क रेड, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, अ पर्सन इज फीलिंग पेन, इरिटेशन स्टमक ड्यू टू इंडाइजेशन, व्हाट कुड बी द पीएच ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर भाई किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है पेट में, तो उसका मतलब पीएच कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 से 3 के बीच में हो सकती है, तभी हमें क्या कॉज हुआ, एसिडिटी। इसका मतलब एसिड बन गया है स्टमक में। तो राइट द कॉमन नेम ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या लेते हैं हम, कोई भी बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस। इनो आप ले रहे हो बेस है, डाइजिन आप ले रहे हो बेस है, बेकिंग बेकिंग सोडा आप ले लेते हो वो भी क्या है, बेस है। तो इनमें से कोई भी आप नाम लिख दोगे। गिव द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद कर लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH इक्वल टू आइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग, ये मैंने बताया आपको। On the reaching of puberty, some of the start these maturing, one mature egg is released every month, the two oviduct unite और इसमें एक बन जाता है यूट्रस। ठीक है, ये देखो, राइट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। सच ही बोला इनको, फेलोपियन ट्यूब, है ना, कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। हाउ डज द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, तो बेटा यूट्रस प्रिपेयर कैसे करेंगे, कल वाला ये 1-2 दिन पहले वाला जो ना फर्टिलाइजेशन वाला लेक्चर है उसको एक बार देखना, कि यूट्रस प्रिपेयर कैसे करता है, नर्चर कैसे करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। बेटा ये जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस, ये अपनी वॉल्स को थिक करना शुरू करता है, इस वॉल्स पर लाइनिंग आने लग जाती है, ब्लड सेल्स इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, इसकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। क्यों, टू होल्ड द ग्रोइंग बेबी, इसीलिए तो इस तरह से खुद को प्रिपेयर करता है। व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो ये क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो, तो ये जो लाइनिंग है ना ये शेड ऑफ हो जाएंगी, और जो अनफर्टिलाइज एग है वो भी इनके साथ शेड ऑफ होके बॉडी के बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, तो ये न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा एक टिश्यू है ना, जो ये प्लेसेंटा क्या करेगा, जो यूट्रस की वॉल है ना यहीं से ये टिश्यू निकला होता है, जो बच्चा है उसके साथ ये फ्यूज होता है, उसके साथ ही इसकी नेवल के साथ ये फ्यूज हो जाता है, और यही प्लेसेंटा है जो मदर से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा। किसका काम है, प्लेसेंटा का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है,
39 question. A person allow a narrow beam of white light from the sun to enter the dark room through a small aperture and place a glass prism in its path in such a manner that the beam falls on the face AB of the prism. ये हमें दिखा रखा है कि भाई कैसे लाइट पड़ी थी और इस तरह की स्क्रीन सामने रख दी है, एक स्क्रीन रख दी है. On turning the prism slowly, a beautiful band of 7 color is obtained. इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. ये सिंपल सी बात कही कि भाई इन्होंने इस तरह से एक रख दिया और 7 लाइट हमें दिख गई हैं. तो जो 7 लाइट दिखी है उसको, उस फिनोमिना को क्या कह रहे हैं, जिसमें जो प्रिज्म है वो 7 कलर्स में या कलर्स का बैंड बना रहा है. बहुत सारा बैंड मींस ग्रुप, ये नहीं उसका बैंड बजा रहा है, ग्रुप को बोलते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स. दैट मींस ग्रुप ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. याद रखना है इस नाम को, इस टर्म को, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसका मतलब लाइट कैसे कर रही है, डिस्पर्स हो रही है, अलग अलग जगहों पर फैल रही है. स्टेट द रीजन ऑफ गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर. भाई क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि हर कोई जो भी लाइट रे है उसकी अलग वेवलेंथ होती है और अलग एंगल से वो बेंड करता है. तो डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट एंगल, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट एंगल, हर किसी कलर का डिफरेंट एंगल और डिफरेंट वेवलेंथ होती है. इसीलिए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन. बेटा ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब कि दो प्रिज्म की बात कर रहे हैं. रिकॉम्बिनेट करने के लिए दो प्रिज्म बनाकर हमें बताना है कि एक के अंदर व्हाइट लाइट गई और दूसरे के अंदर से भी व्हाइट लाइट निकल जाए. तो हमें सिंपल क्या करना है, दो प्रिज्म बनाने हैं. एक हम सीधा बनाएंगे प्रिज्म को और एक इसी की तरह ही इन्वर्टेड प्रिज्म, थोड़ा घुमा के प्रिज्म बनाएंगे. अब क्या हुआ, जब यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे इसके अंदर गई, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से इसने स्पेक्ट्रम बनाया. एरोस का बहुत ध्यान है ना, स्पेक्ट्रम बनाया. अब ये क्या करा, इसने इसके ऊपर आएंगी, है ना, इस वाले प्रिज्म पर पड़ेंगी. तो जब ये इस वाले प्रिज्म पे आई तो इस वाले प्रिज्म में आने के बाद ये यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद ये दोनों कंबाइन होकर एक लाइट की तरह निकल जाएंगी. तो ये व्हाइट यहाँ से एंटर हुई थी और ये व्हाइट ही यहाँ से एग्जिट हुई है. तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन, तो जो स्क्रीन हम लगा देंगे उस पर कैसी लाइट दिखेगी, हमें व्हाइट लाइट. ये होता है रिकॉम्बिनेशन. दो प्रिज्म अगर हमने लगा दिया तो एक प्रिज्म से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट वो दूसरे प्रिज्म पे पड़ के एक व्हाइट लाइट की फॉर्म में आगे मूव कर जाएगी. अब ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये है लेबल डायग्राम टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कि रेनबो कैसे फॉर्म हुआ ये बताइए. तो बेटा रेनबो, एक तो ये याद रखना, रेनबो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है. कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, इसका मतलब वाटर की ड्रॉपलेट हो. तो सबसे पहले तो हमने एक सर्कल बनाना है. सर्कल का मतलब हम क्या बता रहे हैं, ये क्या है, हमारी वाटर की ड्रॉपलेट है. अब वाटर ड्रॉपलेट के बाद हमने क्या देखा कि इसमें ये आई है, ये क्या आई है हमारी, ये आई है सनलाइट. वाटर ड्रॉपलेट था, वाटर ड्रॉपलेट के पास क्या आई, सनलाइट. अब सनलाइट अंदर आई तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. ये देखो ये अपने रास्ते से डेविएट हुई, इधर आ गई. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, अब ये क्या किया, यहाँ से ये बाहर निकल गई इस तरह से, है ना. ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, इसको ठीक कर लो. तो इस तरह से ये बाहर आ गई. ये बना हमारा रेनबो. इस तरह से सारी की सारी कलर्स हमारे टकराते जाते हैं और ड्रॉप से जो रेन ड्रॉप है उसमें से बाहर निकलते जाते हैं और हमें क्या दिखते हैं, रेनबो फॉर्मेशन दिख जाती है. तो ये था आपका ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है. इसको प्लीज बहुत अच्छे से कर लो. ऑल द बेस्ट, पढ़ लो और बस खुश रहिए और स्ट्रेस नहीं लेना. बहुत अच्छा टाइम है, कोई स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है हमारे पास, अभी भी अच्छा टाइम है. अभी भी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे. और कोई बात नहीं, आप लोग, मुझे दिख रहा है कि अच्छी मेहनत कर रहे हो. बस ऐसे ही करते रहो. कीप इट अप. टेक केयर, बाय बाय.